फ्रेंड्स, आज की डेट है 25 अगस्त 2023। 7 न्यूज़ है आज, एक एक देखेंगे। ठीक है। फर्स्ट न्यूज़, मोदी जी और जी जिनपिंग के बीच में मीटिंग हुआ और एलएसी पे डिसएग्रीमेंट होगा, उससे रिलेटेड है। सेकंड, चंद्रयान का जो रोवर है प्रज्ञान, उसके रिगार्डिंग न्यूज़ है। उसके बाद ब्रिक्स ने जो 6 मेंबर ऐड हुए उसके रिगार्डिंग है। उसके बाद इंडिया की G20 से रिगार्डिंग एक एडिटोरियल है। उसके बाद मेडिकल कॉलेज से रिगार्डिंग एडिटोरियल है। उसके बाद जो मून पे अभी कौन कौन से मिशन जाने 2023 में, उससे रिगार्डिंग एक है। उसके बाद पुतिन से रिगार्डिंग एक है। जो प्रिगोजिन थे वो वैगनार ग्रुप के, वो मर चुके हैं, वो कंफर्म कर दिया गया है। तो ये 7 न्यूज़ें अपन देखेंगे फटाफट। ठीक है। फर्स्ट न्यूज़ है, मोदी जी कॉल फॉर अ स्पीडी डिसएंगेजमेंट अलॉन्ग एलएसी मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर जो डिसएंगेजमेंट होगा उससे रिगार्डिंग है। पीएम मोदी मीट्स द चाइनीज प्रेसिडेंट ऑन द साइड लाइन्स ऑफ ब्रिक्स समिट। ब्रिक्स समिट के साइड लाइन में वो मिले। मोदी रिस्पेक्टिंग द एलएसी इज मस्ट फॉर द नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलीजन। मोदी जी ने बोला है कि अगर नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस करने तो आपको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। और ये फर्स्ट टाइम है जब उन्होंने एलएसी के ऊपर बात की गई। इससे पहले 2017 में जो डोकलाम इशू हुआ था, वहाँ पे भी उन्होंने साइड लाइन में G20 के समिट के जो हैम्बर्ग में हुआ था, वहाँ पे साइड लाइन पे उन्होंने बातें की थी और डोकलाम जो इशू 2017 का वो रिजॉल्व हो गया था। ठीक है। अभी जो ये इशू है एलएसी का, वो होगा कि नहीं वो नहीं पता, लेकिन उन्होंने फर्स्ट बार बात की गई है इन पर्सन मिल के साइड लाइन पे एलएसी के ऊपर। ठीक है। इंडिया एंड चाइना एग्री टू set up efforts for disengagement of troops and de-escalation of tensions along the LAC after the conversation happened between Prime Minister नरेंद्र मोदी एंड चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग। ठीक है। कहाँ पे हुआ? ब्रिक्स के समिट के साइड लाइन पे हुआ। ब्रिक्स का समिट कहाँ हो रहा है अभी? जोसेनबर्ग, साउथ अफ्रीका में जो है जोहानिसबर्ग में हो रहा है। वाइल द मोदी एंड जी जिनपिंग स्पोक ऑन द साइडलाइंस ऑफ बाली की G20 समिट जब हुआ था, बाली में G20 समिट, तभी भी उनमें बात हुई थी पिछले साल में, बट कोई स्टेटमेंट आया नहीं था बार, लेकिन इस बार स्टेटमेंट आया है। दे वांट टू स्टेबलाइज द एलएसी बोल के। बस यही था इस न्यूज़ में। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं चंद्रयान से रिगार्डिंग। चंद्रयान 3 की लैंडिंग हो गई है। जो रोवर है उसका नाम क्या है? प्रज्ञान रोवर। ये या बहुत इंपॉर्टेंट है। रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान रोवर। लैंडर का नाम क्या है? विक्रम लैंडर। ठीक है। तो इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री, वो तो सब पता हो गया होगा आपको अभी तक। तो उसके बाद जो लैंडर है विक्रम, उसके अंदर क्या क्या पेलोड है? ILSA ये एक पेलोड है, रंबा एक पेलोड है एंड चैस्टी। ठीक है। ये 3 पेलोड्स है, इंपॉर्टेंट है। ILSA देखेंगे डिटेल्स में क्या क्या इनके काम है क्या नहीं है। रंबा एक है, चैस्टी CHASTE ये। ठीक है। और ये आज चालू हो जाएंगे, यही बोला है उन्होंने। और ओके, अभी देखेंगे रोवर के रिगार्डिंग। रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान रोवर। नाम क्या था? प्रज्ञा रोवर। ठीक है। देखेंगे क्या क्या है। चंद्रयान 3 का जो पूरा लैंडर का वेट है रोवर को गिन के, वो 26 किलोग्राम है, 26 kg है। नहीं, खाली रोवर का जो वेट है 26 kg है। और इसकी स्पीड क्या है? 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, बहुत कम हो गई। ठीक है। और इस रोवर जो इट विल मूव अराउंड द मून सरफेस एंड लो ग्रेविटी। जो मून के ऊपर जो ग्रेविटी होगी वो कम होगी एंड एटमॉस्फेयर थिन होगा, और वो सेमी एटोनॉमस वे में वो मूव करेगा। सेकेंडली, जो मून के ऊपर जो सरफेस है वो किससे बने उसकी वो स्टडी करेगा। ठीक, जहाँ पे वो उतरा है। उसके बाद जहाँ पे ये उतरा है वो कहाँ उतरा है? क्रेटर्स मैंजिमस सी, ये फर्स्ट क्रेटर का नाम है। उसके बाद दूसरे क्रेटर का नाम है सिमलिलियस यन, ये दोनों के बीच में उतरा है। ठीक है। और ये जो रोवर है ये लैंडर से खाली 500 किलोमीटर की दूरी तक ही घूम सकता है, क्योंकि उसको सिग्नल भेजने होते हैं। जो LIBS है, जो रोवर के अंदर फिट किया गया पेलोड है, लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर है। तो ये कैसे काम करेगा? LIBS लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर। तो ये पावरफुल लेजर शार्प शूट करेगा किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। उसके बाद उसके अंदर से जो आइटम है वो बाहर निकलेगी, इमिट होगी, और वो रेडिएशन को स्टडी करेगा वो। और इस LIBS लेजर इंड्यूस्ड
ब्रेक डाउन स्पेक्ट्रोमीटर का वेट है 1.5 kg और इसको एनर्जी लगती है 5 वैट। ठीक है, 5 वैट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद APXS अल्फा पार्टिकल एक्स स्पेक्ट्रोमीटर, ये किस रिगार्डिंग, ये कैसे करेगा, ये भी ब्लास्ट टारगेट सिंपल इनटू एक्सरे इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव मटेरियल। ये क्या करेगा, ब्लास्ट करेगा, ब्लास्ट टारगेट उसको ब्लास्ट करेगा एंड उसको ना एक्सरे इमिट करने को, उसके बाद उसके एक्सरे इमिट हो गए तो जो उसकी जो इमिट होगी उसका जो सैंपल होगा उसके जो एटम्स किससे बने वो देखेंगे और उससे वो बताएंगे कि वो किस एलिमेंट से बना है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है। इसका वेट कितना है, 0.7 kg, बहुत कम है, 700 ग्राम मतलब। ठीक है, उसके बाद जो रोवर है वो ऐसे दिखेगा, इसके ऊपर ही सोलर पैनल्स होंगे। सोलर पैनल्स क्या करेंगे, लैंडर के ऊपर जो सोलर पैनल्स होंगे वो डाटा ट्रांसमिट करेंगे, वो बैटरी सेव करेंगे और वो 50 वैट ऑफ पावर प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो रोवर है वो ट्रांसमिट कर सकते हैं डाटा लैंडर को एट द स्पीड ऑफ 64 kbps, बहुत कम हो गई लेकिन ठीक है। और वो 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा और जो लैंडर है वो भी ट्रांसमिट करेगा डाटा रोवर को, वो 2 kbps से करेगा। देखो ये इंपॉर्टेंट बात है, रोवर लैंडर को कितनी स्पीड पे करेगा, 64, लेकिन जो लैंडर है वो कितने स्पीड पे करेगा, 2 kbps, 64 kbps एंड 2 kbps। उसके बाद चांद के ऊपर लाइफ स्पैन कितना होता है, 1 लूनर डे इज इक्वल टू 14 अर्थ डेज। ठीक है, उसके बाद यही है इसमें मून के ऊपर जो नाइट्स होती है वो हार्ड एंड हार्श होती है क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत लो होता है नाइट में, तो पता नहीं कब तक टिकेगा। ये जो है ना, ये रोवर जो है इसको 6 पहिए हैं, 6 व्हील्स हैं एंड इसरो ने इसके जो पहिए के ऊपर ना इसरो का लोगो डाला है और अशोका के लॉयन एम्बलम, अशोक एम्बलम के जो लॉयंस है वो उसके ऊपर इम्प्रिंट की गई लोगो के अंदर। एंड इट कैन क्लाइम, मतलब वो चढ़ सकता है 20 डिग्री के स्लोप के ऊपर, मतलब आपको कोई ऑब्स्टेकल आता है तो उसको 20 डिग्री जा सकता है और वो 5 मीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर जहाँ हाइट होगी उसको ही वो पार कर पाएगा। ठीक है, उसके ऊपर वो उसको नहीं सरपास कर पाएगा। और रोवर की स्पीड कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके, और इसके ऊपर दो ये मेरे कैमरे लगाए जो उसको गाइड करेंगे कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, यही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है ब्रिक्स टू डिसाइड टू इंक्लूड द 6 न्यू मेंबर, 6 मेंबर उन्होंने इंक्लूड किए ब्रिक्स ने, पहले 5 थे, अभी 6, अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी एंड यूएई। ठीक है, सऊदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट, इथोपिया, अर्जेंटीना। ठीक है, ये इजिप्ट एंड इथोपिया ये तो साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के ही हो गए, इतना याद रखें। उसके बाद ये ऊपर के ये दो तो हो गए अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के, उसके बाद ये हो गए गल्फ कॉन्टिनेंट के और ये सेंट्रल एशियन कॉन्टिनेंट, मतलब वो उसी एरिया में आता है। ठीक है, लेकिन ये फुल मेंबरशिप कब अटेंड करेंगे, 1 जनवरी ऑफ 2024, ये इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज़पेपर में नहीं दी गई है लेकिन ये सही है। ठीक है, साउथ अफ्रीका प्रेसिडेंट जो रामाफोसे है उन्होंने बोला है कि जो कंक्लूड किया उन्होंने सेशन, तो उन्होंने जोसेनबर्ग डिक्लेरेशन जहाँ पे वो हो रही है उसको डिक्लेरेशन रिलीज़ किया। उन्होंने बताया कि उसमें क्या क्या है, उन्होंने इनडायरेक्टली रेफर किया यूक्रेन वॉर को पीसफुली रिजोल्यूशन होना चाहिए। उसके बाद फर्स्ट टाइम ईरान एंड सऊदी अरेबिया ने पहली बार किसी प्लेटफॉर्म में ज्वाइंट किया है, दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट कंट्री हैं लेकिन उनके जो रिलेशन है वो पिछले साल अप्रैल में नॉर्मलाइज हुए थे। और ब्रिक्स जो है वो 13 साल बाद एक्सपांड हुआ क्योंकि 2010 में साउथ अफ्रीका ऐड हुआ था ब्रिक्स के अंदर। और पीएम मोदी ने ये बोला है मतलब वो ब्रिक्स के यहाँ थे लेकिन उन्होंने वो साइड लाइन करके सेनेगल, मोजाम्बिक, इथोपिया एंड ईरान, उनके जो लीडर्स है उनको स्पीच, मतलब उनसे बातें की और वहाँ पे उन्होंने स्पीच डिलीवर किया है। कहाँ पे स्पीच डिलीवर किया है, ब्रिक्स अफ्रीका आउटरीच यहाँ के ऊपर और ब्रिक्स प्लस डायलॉग सेशंस में। एंड ही इनवाइटेड द पार्टिसिपेंट टू ज्वाइन द बॉडीज, तो उन्होंने ये जो पार्टिसिपेंट्स है नहीं उनको उन्होंने बोला है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस को भी ज्वाइन करो आप। ठीक है,
उसके बाद आप वन सन वन ग्रिड, वन वन वर्ल्ड, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड उसको ज्वाइन करो। कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्वाइन करो। वन अर्थ वन हेल्थ उसको ज्वाइन करो। बिग कैट अलायंस उसको भी ज्वाइन करो। ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मशीन्स उसको भी ज्वाइन करो, ठीक है। उसके बाद इंडिया G20 अपॉर्चुनिटी फॉर अफ्रीका रेजिडेंस, ये एडिटोरियल है। देखिए साहिल रीजन जो है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आता है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा कुप हो रहे हैं, मिस गवर्नेंस हो रहा है, ये हो रहा है। और रिसेंटली वहाँ पे इस्लामिक टेरर है, इंटर ट्राइबल के अंदर उनके कॉन्फ्लिक्ट चलते रहता है, और चेंजिंग क्लाइमेट, अर्बनाइजेशन, अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ यूथ, ये सारी कंडीशंस हैं। तो इंडिया का क्या चांस हो सकता है G20 के अंदर? अपॉर्चुनिटी क्या है अफ्रीका इंडिया के लिए, कि वो अफ्रीका के अंदर रेनेसांस के लिए क्या? तो पहले ही साहिल रीजन जो है वहाँ पे कू हो रहे हैं और वहाँ पे कंडीशन ख़राब है। उसके बाद ये नए चैलेंजेस भी हैं, ठीक। उसके बाद जो फ्रांस, जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट था वो पहले फ्रांस की बहुत ज़्यादा कॉलोनी था, और कभी भी कुछ वहाँ पे कम ज़्यादा होता है तो फ्रांस अपनी आर्मी भेजता है और वहाँ पे पीस एस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं होता है कभी कभी। तो अभी जो इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स है, उन्होंने थ्रेट किया था कि नाइजर का जो मिलिट्री ग्रुप है उसको, और माली एंड बुर्किना फासो, ये दोनों को उन्होंने बोला था कि मिलिट्री गवर्नमेंट को अपोज किया था। लेकिन सॉरी, देखिए जो इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट है, इन्होंने क्या किया है, थ्रेटन टू एक्ट मिलिट्री अगेंस्ट द नाइजर्स जुंटा। जुंटा मतलब मिलिट्री, मिलिट्री, ठीक। तो उन्होंने बोला कि नाइजर की मिलिट्री को अपोज किया। लेकिन ये जो ECOWAS, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट, इसको, इसके अंदर के जो मेंबर है माली एंड बुर्किना फासो, तो वहाँ पे तो खुद ही मिलिट्री का रूल चल रहा है। तो उन्होंने इस डिसीजन को अपोज किया। बोले आप ऐसे कंडेम कैसे कर सकते हो नाइजर की मिलिट्री को? अगर उनको कंडेम करते हो तो कल आप हमें भी कंडेम करोगे, ठीक है। यही था। उसके बाद इसके सबसे बड़ा इन्वेस्टर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में चाइना है, लेकिन उसका भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर बहुत सारा डेड लोन बन रहा है। तो लोन रिकवर करने के लिए वो वहाँ की जो ज़मीन वो पहले लोन देते हैं। अगर ये कंट्री है, यहाँ पे उन्होंने कोई प्रोजेक्ट बनाना है यहाँ पे, तो यहाँ पे चाइना लोन देगा। अगर वो लोन रीपे नहीं होगा तो ये कंट्री, ये जो जगह है वो लीज पे देगी, लीज पे देगी। तो यही हो रहा है अभी वहाँ पे। उसके बाद अफ्रीका जो है ना, वो और इंडिया के बहुत ज़्यादा मतलब एंगेजमेंट्स हैं। इंडिया की इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा है अफ्रीका में। इंडिया की तरफ से अफ्रीका से लोग आते हैं, हेल्थ, एजुकेशन, टेलीकॉम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड टेक्नोलॉजी एक्सचेंज होती है। इंडिया, ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट, इंडिया इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन अफ्रीका। ये मेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट डाटा है। एंड कितना ट्रेड हुआ है, मतलब इंडिया हैज़ एक्सटेंडेड ओवर 12.37 बिलियन डॉलर्स इन कंसेशनल लोन्स, मतलब बहुत कम रेट पे लोन दिया गया है। इंडिया हैज़ कंप्लीटेड 197 प्रोजेक्ट्स, इंडिया ने 197 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए। एंड 2015 से इंडिया ने 42,000 लोगों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया गया। इंडिया के अंदर जो इंडियन ओरिजिन लोग रहते हैं वो सबसे ज़्यादा नॉन नेटिव इथनिसिटी में आते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इंडियंस वहाँ जाके सेटल हो गए। और ये भी बात इम्पोर्टेंट है, इंडिया से अफ्रीकन कंट्री क्या सीख सकते, बहुत सारी चीज़ें सीख सकते, जैसे कि अपन ने जैम ट्रिनिट लाया, जनधन आधार मोबाइल, मतलब वी लिंक द आधार कार्ड, जनधन अकाउंट एंड मोबाइल नंबर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो अपन अपन किया है अभी, वो भी यूपीआई पेमेंट सिस्टम वो भी ले सकते हो, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम वो भी वो अपने से सीख सकते हैं। तो इंडिया एंड अफ्रीका विन विन होगा अगर दोनों एक दूसरे को हेल्प करेंगे 21वीं सेंचुरी के लिए। यही पूरे ट्यूटोरियल में था। नेक्स्ट ट्यूटोरियल देखते हैं, रियल पर्पज ऑफ मेडिकल कॉलेज। देखिए इसमें कुछ नहीं है, मेडिकल कॉलेज जो होते हैं वहाँ पे ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है, और जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो वहाँ पे पढ़ते पढ़ते पेशेंट्स को भी देखते हैं। तो उसकी वजह से दे कैन हैव प्रैक्टिस ऑन दैट, प्रैक्टिस इन देयर करियर, वो ही बात है। तो अभी एक ऑपरेशन हुआ केरल के अंदर, तो एक पेशेंट के अंदर जो कैंची था, मतलब जो ऑपरेशन का इंस्ट्रूमेंट था, वो उसके अंदर 1 साल के बाद उनको समझ में आया पेन हो रहा है बोल के, तो उन्होंने वो बाद में निकाला उसके पेट में से बाहर। तो ये स्टोरी बाहर आई। तो इसीलिए ऐसी स्टोरी इंडिया में ही बाहर आ सकती है बस।
पॉलिसी पर्पस क्या था, यूनियन गवर्नमेंट ने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को कन्वर्ट करने के मेडिकल कॉलेज में 2019 में प्रपोजल आया था। बट अगर ऐसे किया जाता है तो राइटर ये बोलते हैं कि बहुत सारे डेंटल कॉलेजेस है, मेडिकल कॉलेजेस है, वहाँ पे की सीट भी अभी फुलफिल नहीं हो गई है। जैसे कि वो एग्जांपल देते हैं केरल का। ठीक है, और अगर हर इंस्टीट्यूट एम्स के जैसा हर डिस्ट्रिक्ट में एक इंस्टीट्यूट बनाना चाहने की गवर्नमेंट की कोशिश है, तो इसकी वजह से क्या होता है, सेकेंडरी पर्पस देखिए, एक होता है प्राइमरी हेल्थ केयर, एक होता है सेकेंडरी और एक टर्शरी। प्राइमरी हेल्थ केयर मतलब नॉर्मल हेल्थ रिलेटेड इशू, ठीक है। सेकेंडरी मतलब स्पेशलाइजेशन होता है, किसी भी फील्ड के स्पेशलिस्ट होते हो। टर्शरी मतलब अगर लीवर ऑपरेशन, न्यूरोलॉजिकल सर्जरी वगैरह, उससे रिलेटेड होता है। अभी जो इंडिया में टेंडेंसी है ना, वो हर हर बंदे को टर्शरी में जाना है, कुछ भी होगा नॉर्मल भी चीज़ तो टर्शरी में जाएगा और वो स्पेशलिस्ट को दिखे, मतलब उसके इसको दिखाएगा। इसकी वजह से टर्शरी के ऊपर लोड बढ़ जाता है। अगर वही बंदा वो प्राइमरी में जाएगा तो वो लोड कम हो जाएगा। अगर तो राइटर ये बोलते हैं कि जो टर्शरी में जाने की कंडीशन होनी चाहिए ना, टर्शरी में जाने की कंडीशन होनी चाहिए रेफरल। रेफर करेंगे तभी सेकेंडरी से, तभी आप टर्शरी में जा सकते हैं। इसकी वजह से लोड कम होगा टर्शरी डॉक्टर्स के ऊपर, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सेकेंडरी का प्राइमरी का वो इंडिया में अच्छा है तो वो यूटिलाइज हो जाएगा। ठीक है, यही उन्होंने बताया, रेफरल सिस्टम पे होना चाहिए। और 80% जो मेडिकल कॉलेजेस है वो टर्शरी केयर, ठीक है, नॉट रियली वारंट ट्रीटमेंट अंडर टर्शरी। 80% जो केसेस होते हैं उसमें टर्शरी केयर की ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन लोग जाते हैं, ये एक बोला गया है। तो रेफरल सिस्टम का ही इन्होंने जिक्र किया गया है, पूरे आर्टिकल में यही है, थीम लाइन तो यही है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं निकलता ये। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, फ्लाई मी टू द मून। तो ये आर्टिकल इससे रिगार्डिंग है कि 2023 में मून के ऊपर जाने वाली कितनी कितनी चीज़ें हैं। तो अभी तक दो दो मिशन गए हैं, एक इंडिया का चंद्रयान 3 जो लैंड हुआ सक्सेसफुली, और रशिया का लूना 25 जो फेल हो गया टेक्निकल ग्लिच की वजह से। ठीक है, अभी तक तो दो हो चुके हैं। और कौन कौन से जाने वाले, यूएस के नासा का दो है। फर्स्ट है कमर्शियल लूनर पेलोड सर्विस, CLPS, और लूनर ट्रायल ब्लेजर। ठीक है, ये जाने वाला है। CLPS जो नासा का इनिशिएटिव है, नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा, वो क्या करेगा, अलाउ द रैपिड एक्विजिशन ऑफ लूनर डिलीवरी सिस्टम फ्रॉम अमेरिकन कंपनीज फॉर पेलोड दैट एडवांस द कैपेबिलिटीज ऑफ साइंस। ठीक है, ये कुछ नहीं करेगा, ये लूनर के ऊपर डिलीवरी सर्विस फ्रॉम द अमेरिकन कंपनीज फॉर पेलोड एंड एडवांस कैपेबिलिटी उसको इनहांस करेगा। ठीक है, और जो दूसरा जा रहा है ट्रायल ब्लेजर, जो मून के ऊपर जा रहा है, वो एक ऑर्बिटर होगा, मतलब वो सिर्फ चक्कर लगाएगा। ठीक है, देखो तीन चीज़ें होती है, एक ऑर्बिटर होता है, एक लैंडर होता है, एक रोवर होता है। ऑर्बिटर होता है ना जो उस प्लेनेट के ऊपर कुछ चक्कर लगाएगा। लैंडर जो होगा ना वो लैंड करेगा। रोवर होगा लैंडर से बाहर निकलेगा और वो घूमेगा इधर उधर। यही तीन चीज़ें होती है। ठीक है, उसके बाद मून इज द चाइना का एक मिशन जा रहा है। एक हाँ, देखो चाइना का कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन में एक मिशन जा रहा है। जापान का भी एक जा रहा है, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेशन मून, SLIM स्लिम, विच इज़ एन ऑर्बिटर एंड और लैंडर मिशन। वो पता नहीं क्या होगा, लेकिन एक जापान का जा रहा है स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, SLIM, और चाइना का एक लूनर कम्युनिकेशन एंड इन्वेस्टिगेशन सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन, वो एक जाने वाला है। ठीक है, उसके बाद एक फेलियर हुआ था जापान का, हकुतो आर लैंडर फेल्ड टू मेक द मून लैंडिंग इन अप्रैल। अप्रैल में एक और एक फेल हुआ था, हकीतो आर। ठीक है, ये फेल्ड हुआ था। ये वर्ल्ड का ना फर्स्ट कमर्शियल सॉफ्ट लैंडिंग ऑन लूनर सरफेस। अगर ये होता तो इट वुड हैड बीन, अगर ये हो अगर सक्सेसफुल होता तो वर्ल्ड का फर्स्ट कमर्शियल हो जाता। ठीक है, मतलब प्राइवेट इसका, जापान के। उसके बाद इसरो ने बोला है कि 6 लूनर, देयर आर 6 लूनर ऑर्बिट्स। ठीक है, एज ऑफ जुलाई देयर आर 6 एक्टिव लूनर ऑर्बिटर्स। लून सोलर मतलब जो चंद है, उस चांद है उसके ऊपर 6 एक्टिव ऑर्बिटर है। करंटली ओनली ओनली ऑर्बिट ऑपरेटिव कौन कौन से ऑर्बिटर, ऑर्बिटर मतलब जो चांद को चक्कर लगा रहे, दो ही है। फर्स्ट है चाइना का यू टू, एंड इसको किसने रिलीज किया था, चैंग 4 उसने रिलीज किया था, और अपना इंडिया का एक है। ठीक है, उसके बाद इसराइल से एक जाएगा, उसका नाम होगा
बेरी शेट, ठीक है, बेरी शेट। उसके बाद यूएस का एक जाएगा, ये इसराइल का होगा, यूएस का क्या नाम होगा, VIPER, वाइल वोलाटाइल इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर, ये एक होगा। उसके बाद चाइना का लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम चिंग 6 के अंदर होगा, एंड हाक्यूतो 2, ये एक होगा। उसके बाद लास्ट न्यूज़ है, पुतिन ने कंफर्म कर दिया है कि वैगनर का जो प्रिगोजिन जो थे वो मारे गए प्लेन क्रैश के अंदर, यही इतना इम्पोर्टेंट है। और ये उन्होंने कंडेंसेस मतलब शोक जताया है उसके ऊपर, उनके मौत के ऊपर, और इन्वेस्टिगेशन करेंगे अभी वो क्यों कैसे एयर ट्रैफिक को वायलेट किया वगैरह। ठीक है, यही था आज के पेपर।